जी जनाब, क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। 2.41 इज द क्वेश्चन। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम कंपाउंड क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है तो एन जो है वो 4 होगा। द वैल्यू ऑफ परपेचुटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ ₹3,500 क्वार्टरली, यानी कि हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी फाइंड आउट करना है। 3,500 रुपये ये हमारी क्वार्टरली परपेचुटी की पेमेंट है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इज इक्वल टू कैपिटल आर ओवर आर डिवाइडेड बाय एन। Capital R is 3,500. Your rate is 0.06 divided by compounding quarterly divided by 4. तो ये जनाब हमारे पास इसका आंसर बनेगा जी 3,500 divided by 0.06 divided by 4 which is equal to 2। और फिर उसके बाद the present value of perpetuity of 3,500 per quarter is equal to 2,33,333। ठीक है जी, दिस इज द आंसर। ऑप्शंस में इस वक्त कोई आंसर नजर नहीं आ रहा, बट दिस आंसर इज करेक्ट। यही आपका आंसर होना चाहिए 3500 की परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू। ये क्वेश्चन देखते हैं। सलीम बोरोड ₹500,000 फ्रॉम ए बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2% पर मंथ। ओके, ये कुछ नई चीजें आपके पास आ गई हैं। नॉर्मली जो लोन हम लोग लेते हैं और जिसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर लेते हैं, इसने कहा है कि जिस सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर लोन लिया है और 2% पर मंथ का लोन है। ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, पर मंथ। नॉर्मली जो हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है वो पर एनम होता है, यानी कि एक साल का इंटरेस्ट रेट होता है। लेकिन ये वाला जो इंटरेस्ट रेट है दिस इज 2% पर मंथ। और पर मंथ का जो रेट होता है इसको अगर हम साल के रेट में कन्वर्ट करना चाहें तो 2% को 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास 24% पर एनम टाइप का जो है ना ये इंटरेस्ट निकल आएगा। लेकिन पता नहीं इस रेट को भी क्या करना है, आगे चल के देखते हैं। लोन लिया आपने 4 साल के लिए फॉर द 4-year पीरियड। द प्रिंसिपल इज पेबल इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, यानी कि हम लोग इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट के साथ पे करेंगे। अच्छा, जब सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आप अमाउंट ले लेते हैं ना तो फिर उसके ऊपर जो है वो बड़ा इजी रहता है कैलकुलेशन और रिटर्न्स और ये वाली सारी चीजें करना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो मंथली इंस्टॉलमेंट 23,000 नहीं बनेगी। इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज ऑप्शन डी। एट द एंड ऑफ ईयर 1 हिज बैलेंस प्रिंसिपल अमाउंट विल बी 33,000, 3,33,333 इसका बैलेंस बच जाएगा। क्योंकि जब हम सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर अमाउंट लेते हैं तो ना वो बढ़ती है ना वो कम होती है, हर साल सेम इंटरेस्ट पड़ता है। जब हम रिटर्न करेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल उसको वापस होगी हर साल। सो दिस इज द वे, जिस तरीके से आप लोग जो है ना वो इसका आंसर निकालेंगे। आप इसको ज़हन नशीन भी कर लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन है। सो द आंसर इज कि जो उसका प्रिंसिपल रीपे हो रहा है उसमें 33,333 रुपए इज द मेन अमाउंट जो कि वापस हो रही है उसको। 2.43 की तरफ चलते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम कंपाउंड क्वार्टरली। द वैल्यू परपेचुअल रुपीज 2500 पर क्वार्टर वुड बी। हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया विच इज कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर ओवर एन। कैपिटल आर इज 2,500, स्मॉल आर 6% है और कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो यही बिल्कुल सवाल इससे पहले भी शायद हमने एक सॉल्व किया हुआ है। तो बस ये 2500 की जगह 3500 की जगह पे हमें 2500 लिखना होगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा डेट इज 166 और फिर उसके बाद 667, ऑप्शन बी। ठीक है जी, 1,66,667 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुटी। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2.44 ये मैंने ढूंढ के लिख दिया है जी। दिस इज जस्ट लाइक क्वेश्चन 2.13। तो ये उसी तरह का सवाल है। आप वो वाला सवाल जाके देखेंगे तो आपको बिल्कुल इसी तरह का सवाल नजर आएगा, बस थोड़ा बहुत अमाउंट्स में शायद फर्क होगा। वो वहाँ पे 3 मिलियन लिखा हुआ था, ये यहाँ पे 4 मिलियन लिखा हुआ है। बाकी ये परसेंटेजेस आई थिंक बिल्कुल सेम थी। तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि वहां से देखकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 2.45 वाज जस्ट लाइक अबाउट क्वेश्चन 2.29, जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। थोड़ा बहुत फर्क था शायद, जैसे ये फिगर 2 मिलियन की थी, ये फिगर शायद 100,000 की थी, ये फिगर 2 लाख रुपए की थी और ये 2.3 मिलियन की थी, अगर मुझे याद आ रहा है सही से। तो बहरहाल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन 2.29, इसको आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 2.46 इज ए सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इज सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2.30 जिसमें उन्होंने जो है ना वो पहले 5 साल के लिए किसी और रेट के ऊपर और अगले रिमेनिंग टाइम जो है वो
5 साल के लिए जो अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट की थी उसके ऊपर जो है ना वो हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Question 2.47. Sard invested 400,000 for 10 years, after which he received a lump sum amount of rupees 900,000. If he earned 8.5% interest compound quarterly during the last 5 years, तो पहले 5 सालों में उसने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया, पहले 5 सालों में उसने कितना इंटरेस्ट जो है उसने चार्ज किया होगा. तो सेम क्वेश्चन था, उसमें बहरहाल ये था कि 7 साल थे, पहले 3 साल थे और बाद में 4 साल थे. तो उसकी कैलकुलेशन हम लोगों ने की थी. क्वेश्चन नंबर 2.12 आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. 2.48 नईम एंड करीम का क्वेश्चन है. सेम इसी तरह का क्वेश्चन था जो कि राशिद और सज्जाद का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, क्वेश्चन 2.27. तो वो क्वेश्चन भी आपके लिए इंशाल्लाह बड़ा वैल्यूएबल होगा, आपको समझ आ जाएगी. क्वेश्चन 2.49 इज जस्ट लाइक क्वेश्चन 2.26. क्वेश्चन 2.50 जस्ट लाइक क्वेश्चन 2.26. ठीक है जी. तो ये दोनों बिल्कुल ही सेम सवाल हैं. दोनों सवालों में ये आपको याद होगा हम लोगों ने फास्ट बैंक और स्लो बैंक का सवाल किया था, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट करके दोबारा दिया गया है डॉलर बैंक और ईस्ट बैंक ईच बैंक के हिसाब से. तो और क्वेश्चन नंबर 50 जो है ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2.26 की तरह का. तो आई एम श्योर कि ये सवाल आप लोग कर लेंगे. ये सवाल जल्दी जल्दी यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि एक ही तरह के सवाल बार बार करने की बजाय वी कैन रेफर बैक टू द क्वेश्चंस जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा वक्त जो है वो ज़ाया नहीं होगा. ठीक है जी. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे. आगे चलते हैं. हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.51 की तरफ चलते हैं. दिस इज जस्ट लाइक क्वेश्चन 2.24. आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं. हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से आगे. मेरा ख्याल है अभी काफ़ी सारे सवाल है जो कि सिमिलर क्वेश्चंस नहीं है, जो न्यू क्वेश्चंस हैं और इनको हम लोग करते हैं. गवर्नमेंट हैज़ इशूड ए 5 ईयर बॉन्ड. गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए एक बॉन्ड इशू किया है जिसकी अमाउंट है 2 लाख रुपए. और मेच्योरिटी द बायर विल गेट रुपीज 300,000. ठीक है जी. मेच्योरिटी का मतलब है एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, और वो लाइफ कितनी है, 5 साल. इफ द करंट इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम, इज परचेजिंग द बॉन्ड वर्थ इट. अच्छा, ये बच्चों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है. बच्चों को अगर सीधा सीधा पूछ ले इसकी प्रेजेंट वैल्यू बता दें, उसकी फ्यूचर वैल्यू बता दें तो वो बता देंगे. लेकिन अगर कभी इस तरह का सवाल पूछ लिया कि यार बताओ, थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाने के लिए, तो दिमाग तो हमारा जो है ना वो फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पे फंसा होता है, इसलिए यहाँ पे वो दिमाग चलता ही नहीं है. ठीक है. तो बहरहाल ये जो बात है वो ये है कि उसने कहा है कि एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड इज एन इन्वेस्टमेंट कि जिसमें आप 2 लाख रुपए आज पे करेंगे और आज से 5 साल के बाद आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे. ठीक है ना जी. ऑन मेच्योरिटी उसने ये कहा है द बॉन्ड विल गेट रुपीज 300,000. इसका मतलब ये है कि दिस इज एन इन्वेस्टमेंट जो आपको 2 लाख रुपए लगाने पर 3 लाख रुपए फ्यूचर में दे देगी. अगर मैं कहूं कि 3 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें जो कि इस डेट पे है, यानी कि 5 साल पीछे, तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या ये बॉन्ड खरीदना मेरे लिए यूजफुल है या नहीं है. देखिए, मैं एक ऐसी चीज क्यों खरीदूंगा जिसका फ्यूचर में जो मुझे बेनिफिट मिलना है वो आज की मेरी प्रेजेंट वैल्यू से कम है. ठीक है. मैं फ्यूचर में ऐसी चीज क्यों परचेज करूंगा जिसका बेनिफिट आज की प्रेजेंट वैल्यू से कम है. अगर मैं देखूं कि आज 2 लाख रुपए लगा रहा हूं, आज से 5 साल के बाद 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो एक्चुअली मैं अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो मैं निकाल सकता हूँ कि व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट है. सही है. लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जी हम लोग इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन करते हैं, हमें पता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर एज टू पावर टी. फ्यूचर वैल्यू है जनाब 3 लाख रुपए और प्रेजेंट वैल्यू है जनाब 2 लाख रुपए. तो वो क्या रेट निकलेगा जो कि 5 सालों में फ्यूचर वैल्यू 3 लाख को प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख के इक्वल कर देगा. तो मैं इसको कह देता हूँ 3 अल्फा इज इक्वल टू 2. आपको पता है कि ये 3 लाख और 2 लाख जो है ना, ये हम लोग आपस में इनके जीरोस काट सकते हैं. तो 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स रेज टू पावर 5 शिफ्ट सॉल्व फॉर एक्स इज इक्वल टू, तो मेरे पास वो जनाब एक्स आ रहा है 8.44%. तो ये जो रेट है 8.44, तो इसका ये मतलब है, गौर से सुनिएगा, इसका ये मतलब है कि ये जो बॉन्ड है ये मुझे एक्चुअली 8.44% का इंटरेस्ट दे रहा है. यानी कि मैं अगर इस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दूं तो मुझे फ्यूचर में 3 लाख रुपए मिलेंगे, और फ्यूचर के 3 लाख रुपए हासिल करने का मतलब ये है कि ये बॉन्ड मुझे 8.44% का इंटरेस्ट दे रहा है.
लेकिन उसने कहा है कि इफ द करंट रेट इज 8%, अगर मार्केट में जो इंटरेस्ट चल रहा है वो 8% है, यानी कि अगर मैं आज किसी बैंक में पैसे लेकर जाऊंगा और उन्हें कहूंगा जनाब ये पैसे ले लें मेरे से, और ये पैसे ले लें मेरे से और मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे, तो बैंक आपको कहेगा 8% के हिसाब से इंटरेस्ट दूंगा। तो मैं अब सोच के खड़ा हूँ और सोच रहा हूँ कि यार अगर मैं बैंक में पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो बैंक मुझे 8% के हिसाब से इंटरेस्ट देगा, और अगर मैं पाकिस्तान का ये जो बॉन्ड है, गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है वो परचेज कर लूंगा तो मुझे उसके ऊपर 8.44% इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताएं कि क्या बॉन्ड ले लेना चाहिए या बैंक में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो आपका जवाब बिल्कुल यही होना चाहिए कि जनाब इस बंदे को चाहिए कि वो बॉन्ड परचेज कर ले, क्योंकि बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 8.44। तो हमें ये पता चल गया कि बॉन्ड को परचेज करना वर्थ इट है। अब हमने उसकी लॉजिक भी बतानी है, ठीक है। उसने कहा कि इज परचेजिंग द बॉन्ड वर्थ, मैं कहूंगा यस इसकी वर्थ है, बेहतर है। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो कहता है जी नहीं नहीं बॉन्ड नहीं परचेज करना चाहिए, और ऑप्शन डी भी ठीक नहीं है। अब ऑप्शन ए और सी ऐसी ऑप्शन है जो दोनों यस कहती हैं, तो हमें जरा आगे देखना होगा कि यस के बाद जो लॉजिक वो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं। वो लॉजिक ये बता रहा है कि एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 300,000 इज मोर देन 200,000, ठीक है। यानी कि अगर हम 3 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें 8% के ऊपर, तो वो 2 लाख रुपए से ज्यादा की फिगर बनेगी। अभी तो हम लोगों ने इसको देखा ना कि दोनों में से किसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, लेकिन लेट सपोज मैं कहता हूं कि 3 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लें। मेरे पास आज से 5 साल के बाद 3 लाख रुपए है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं और ये मैं बना भी देता हूँ अपने आप को। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आज से 5 साल के बाद मुझे 3 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो अगर मैं 3 लाख रुपए को डिस्काउंट करूं 8% के ऊपर के जो कि फ्यूचर बैंक से अभी मुझे इस वक्त मिल रहा है, तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इज टू पावर टी। ऐसे ही होता है ना जी। तो प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड आउट करने जाएंगे तो हम 3 लाख रुपए को डिवाइड करेंगे 1 प्लस 0.8 के साथ 0.08 रेज टू पावर 5। तो मेरे पास इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू बनेगी 3 लाख रुपए की, वो बनेगी 300,000 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज टू पावर 5, 204,174, यानी कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू है 204,174। तो अगर हम इस एंगल से भी सोचें तो बात सही है कि एक वो इंस्ट्रूमेंट जो हमें आज से 5 साल के बाद 3 लाख रुपए देगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 2,04,174 रुपए, और वो आज हम परचेज कर रहे हैं 2 लाख का। हालांकि उसकी औकात, उसकी वैल्यू कितनी है? 2,04,174 रुपए की है। तो इट मीन्स कि यस इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है 300 की, वो 200 से ज्यादा है। दूसरी जो उसने ऑप्शन दी है उसने कहा यस द प्रेजेंट वैल्यू 300,000 इज लेस देन 200,000। तो ये वाली ऑप्शन, ये वाली सिचुएशन गलत है, लेस नहीं होना चाहिए, हायर होना चाहिए। तो हम लोग करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे ऑप्शन ए के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जनाब। 2.53 बैंक इज प्लानिंग टू ऑफर ए यूनिक प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर whereby it would pay rupees 250,000 पर एनम फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। परपेचुटी आ गई, और परपेचुटी में ये जो है ये परपेचुटी का पीरियोडिक पेमेंट है, और इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम से हमें पता चला कि ये तो परपेचुटी है। ओके, कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर 6, लेकिन ये जो पेमेंट है ये ईयर 6 के एंड से शुरू हो रही है। बड़े गौर से देखिएगा, ईयर 6 के एंड से शुरू हो रही है। हाउ मच अमाउंट should the bank ask its customer to pay now if the rate of interest is 5% compounded annually? तो हमने पूछना है कि आज वो हम बैंक में कितने पैसे इन्वेस्ट करें। टाइमलाइन की तरफ चलते हैं जनाब। आज हम यहाँ पे खड़े हैं और आज से छठे साल के एंड पे, 6th ईयर के एंड पे, लेट्स सपोज दिस इज 6th ईयर का एंड, एट द एंड ऑफ ईयर 6 आज से, यानी कि एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 7, तो मैं कहता हूं जी दिस इज 0, दिस इज ईयर 1, दिस इज ईयर 2, दिस इज ईयर 3, दिस इज ईयर 4, दिस इज ईयर 5 एंड दिस इज ईयर 6। तो यानी कि ये पहले साल का एंड यहाँ पे हुआ, दूसरे साल का एंड यहाँ पे हुआ, तीसरे साल का एंड यहाँ पे हुआ, चौथे साल का एंड यहाँ पे हुआ, 5वें साल का एंड यहाँ पे, और छठे साल का एंड यहाँ पे हुआ। तो इस डेट पे पहली पेमेंट वो पे कर रहा है बैंक, विच इज 250,000, और उसके बाद हर साल 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें ऑनवर्ड्स, तो फिर वो 250,000 हर साल जो है ना वो पे करता चला जा रहा है आपको। तो वो ये पूछ रहा है कि जनाब उस
परपेचुटी को हासिल करने के लिए आप आज कितने पैसे जमा कराएं, तो आज हम उतने पैसे जमा कराएंगे जितनी उस परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू है। तो प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी जो है जब हम फाइंड करते हैं तो हमें पता है कि परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी का फार्मूला होता है कैपिटल R ओवर स्मॉल r डिवाइडेड बाय n, राइट। लेकिन ये किस डेट पर आती है हमारी परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू? परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू आती है इस डेट के ऊपर which is the start of the year at the end of which we are going to get the first payment। ठीक है, ये एनुटी के केस में भी ऐसे ही होता है। अगर एनुटी ऑर्डिनरी है तो पहले साल के एंड पे पेमेंट होती है, तो जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो P gives us the present value of the annuity which is the equivalent value at the start of the first year। लेकिन इस केस में इस टाइम के ऊपर जो है ना, वो इस डेट के ऊपर हमारी अमाउंट आ जाएगी जिसे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इस फार्मूले से निकालते हैं। अब उस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी को हम मजीद डिस्काउंट करेंगे, हम मजीद उसे डिस्काउंट करेंगे तो ये इस डेट पर आ जाएगी और ये इस डेट पे वो अमाउंट होगी जो हमें आज बैंक में इन्वेस्ट करनी होगी। तो जनाब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी फाइंड आउट करेंगे जो कि इस फार्मूले से आएगी, लेकिन वो एग्जैक्टली आज की नहीं होगी, वो आज से 5 साल बाद की होगी। उसको हमें मजीद पीछे लेकर जाना होगा। ये लेट सपोज इस डेट के ऊपर फिगर आ जाएगी 1 2 3 4 और 5, उसको 5 सालों पे डिस्काउंट करना होगा ताकि हम लोग अपनी ओरिजिनल अमाउंट पे आ जाएं। तो प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी का फॉर्मूला होता है जी कैपिटल R विच इज 250,000 डिवाइडेड बाय स्मॉल r विच इज योर रेट, एंड द रेट हियर इज 5%। कंपाउंडिंग जो है वो इसकी एनुअली है, तो 250,000 डिवाइडेड बाय 5, तो हम लोग इसको कहते हैं जनाब डिवाइडेड बाय 0.05 दैट इज इक्वल टू 5 और उसके बाद 50 और उसके बाद मिलियंस। तो ये है जनाब 50 मिलियन। ठीक है जी, नहीं अमाउंट्स में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। 250,000 डिवाइडेड बाय 0.05, मेरे पास आंसर आएगा जी 5 और उसके बाद आगे कितने जीरो है जी 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 5 मिलियन रुपीस जो हैं ये हमारे पास द अमाउंट इज जो कि इस डेट पे हमारे पास होनी चाहिए। इस 5 मिलियन रुपीस को हम आंसर के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज द अमाउंट विच इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट परपेचुटी पीरियड। परपेचुटी का जो पीरियड है वो तो हमारा है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑनवर्ड, ये येलो जो मैंने किया है, लेकिन हमें तो पिछली डेट की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए यानी कि इस डेट की। तो हमें ये जो 5 मिलियन है इसको मजीद 5 साल पे डिस्काउंट करना होगा और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एस टू पावर टी वाला फार्मूला लगाएंगे यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का, और हम इसे मजीद पीछे ले जाएंगे विच इज इक्वल टू 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 प्लस व्हाट इज द रेट 0.05 एंड द टाइम इज 5 ईयर्स। तो हम ऐसे ही करेंगे कि आंसर डिवाइडेड बाय 1.05 रेज टू पावर 5, तो हमारे पास आंसर आएगा जी 3917630, 3917630 ऑप्शन सी इज द आंसर जो कि हमारे यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू है जो कि इस डेट पे है जिस डेट पे हम आज खड़े हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक एन ए क्वेश्चन ऑफ डेफर्ड परपेचुटी, एक ऐसी परपेचुटी जो फ्यूचर में शुरू हो रही है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी हमने सीख ली है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। 2.5 फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट at simple interest amounts to rupees 690 in 3 years and 750 in 5 years, the sum lent is। देखिए अननोन फिगर आपने इन्वेस्ट की हुई है, ओरिजिनल अमाउंट आपको नहीं पता और ना ही आपको रेट पता है। इस तरह से हो सकता है कि आपके पास दो अननोन वेरिएबल्स हो जिनके दो सिनेरियोज हो जाएं, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, इन दोनों सिनेरियोज को अलग अलग डील करेंगे, फिर उसके बाद इनसे एक इक्वेशन निकलेगी दोनों से जो कि जिसमें दो अननोन वेरिएबल्स होंगे, फिर हम उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो इनका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें दो सिनेरियोज हैं और उनमें दो अननोन वेरिएबल्स आपके पास आते हैं। तो जनाब वन बाय वन चलते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि उन्होंने कहा है कि अगर हम लोग टाइम रखें 3 इयर्स तो हमारी फ्यूचर वैल्यू जो है वो बन जाती है 690, और अगर हम टाइम रखें 5 इयर्स तो हमारी फ्यूचर वैल्यू जो है वो बन जाती है 690। लेट्स सपोज कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसको हम कहते हैं ये P है और रेट को हम कहते हैं कि ये R है। तो अब ज़रा इन दोनों सिनेरियो से अलग अलग हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए हमारे पास फार्मूला है जी
जो कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए है, एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। अगर हम बात करें कि फ्यूचर वैल्यू एस जो है वो 690 है और पी हमें नहीं पता और रेट है जनाब वो भी हमें नहीं पता, लेकिन टाइम जो है वो हमें पता है, टाइम इज़ 3 ईयर्स। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी जो कि हमें पहले सिनेरियो से मिली है। अगर हम दूसरे सिनेरियो की तरफ चले तो हमें पता है कि 750 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर इंटू 5। तो ये हमारे पास दूसरे सिनेरियो से इक्वेशन बन जाएगी। क्यों ना हम ऐसे करें कि इन दोनों सिनेरियो से जो इक्वेशन है उनके पी अलग कर लें और दूसरी चीज़ें सारी दूसरी तरफ कर दें। 1 प्लस 3r, तो ये मेरे पास बनेगा 1 प्लस 3r, और इधर को अगर आप पी अलग करें तो ये मेरे पास बनेगा 750 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5r। ठीक हो गया जी। और जब हमारे पास दो इक्वेशंस ऐसी आती हैं जिनमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो वी कैन से दैट कि इन दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर है। तो वी विल सॉल्व इट लाइक दिस, 690 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3r इज इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5r। ठीक है जी। अब हम इसको जो है वो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 690 डिवाइडेड बाय 750, ठीक है, यहाँ हम ऐसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 1 प्लस 5r उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 5r इंटू 690, और ये 750 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस 3r। फर्दर सॉल्व करते जाएंगे, हो जाएगा जी 690 प्लस 690 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होना चाहिए जनाब, ये होना चाहिए 345, 3450 इज इक्वल टू 750 प्लस 721, और ये हो जाएगा 2250 आई थिंक आर। ठीक हो गया जी। 690 प्लस 3450 आर एंड 750 प्लस 2250 आर। तो आर सारे एक तरफ कर देते हैं, यानी कि 3450 आर माइनस 2250 आर इज इक्वल टू 750 माइनस। ठीक है जी। अब हम लोगों को ज़रा कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि सारी कैलकुलेशन हम ज़बानी ना कर लें और ये ना हो कि कोई गलती कर बैठे। 1200 आर इज इक्वल टू 750 माइनस 690, चलें ये तो हम वैसे ही कर सकते थे, 60 इज द आंसर। आर इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 1200 एंड दिस शुड बी 0.05, 60 डिवाइडेड बाय 1200 0.05। so the rate is 5%, but we do not want to find the rate, we want to find the present value, जो कि अमाउंट हम लोगों ने इन्वेस्ट की है। तो इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आर का आंसर आप 0.05 पुट कर ले। लेट सपोज मैं इसमें पुट कर लेता हूँ 750 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस 5r है जी। तो 750 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0.05, तो ये बन जाएगा जनाब 0.25, 1.25, तो p इज इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाय 1.25। तो हम लोग इसे कहेंगे 750 डिवाइडेड बाय 1.25 विच इज इक्वल टू 600। तो p इज इक्वल टू 600, ये ओरिजिनल अमाउंट है जो हम लोगों ने बैंक में से इन्वेस्ट की हुई है, ₹600 इज द आंसर, ऑप्शन बी। 2.55 की तरफ चलते हैं। ₹100,000 इज इन्वेस्टेड ईयरली फॉर 3 ईयर्स। इस लाइन से ये पता चला कि ये हमारा जो है वो हम हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज आवर एन्युटी, और ये एनुअल एन्युटी है, और टाइम जो है वो इसमें 3 ईयर्स है, और 7% कंपाउंड एनुअली है। रेट जो है वो 7% है। कंपाउंड एनुअली का ये मतलब है कि एन जो है ये 1 है। एंड सम अदर अननोन अमाउंट, ये दूसरी बात करनी शुरू कर दी है कि कुछ अननोन अमाउंट है जिसे हम P2 कह सकते हैं, इज इन्वेस्टेड एनुअली, ये भी एनुअली इन्वेस्ट की गई है, यानी कि ये भी एक एन्युटी है, और ये 2 सालों के लिए इन्वेस्ट की गई है, यानी कि 2 दफ़ा पेमेंट की है, और इसका जो रेट है वो है जी 5%, इसका रेट है जी 5%, और ये जो है ये कंपाउंड एनुअली है, यानी कि इसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी भी 1 है। ठीक है, ये 2 पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। एक ये वाले पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं 3 सालों तक 1 लाख रुपए 7% इंटरेस्ट के ऊपर, और दूसरी ये वाली इन्वेंट्री है, ये वाली एन्युटी है कि प्रिंसिपल अमाउंट आपको नहीं पता, लेकिन टाइम 2 साल है, रेट 5 ईयर है, एन 1 है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एंड ₹500,000 इज रिसीव एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन लास्ट 2 ईयर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए हुआ है। तो जरा गौर से देखिएगा, मैं टाइमलाइन बनाने लगा हूं। उन्होंने ये कहा है कि पहले 3 सालों तक
फर्स्ट 3 ईयर्स में आपने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है जी, एन्युटी के अंदर, और फिर उसके बाद अगले 2 सालों में आपने कुछ अननोन अमाउंट इन्वेस्ट की है। लेट्स सपोज कि हम लोगों ने x इन्वेस्ट किया। तो जनाब एक तो हमारे पास ये अमाउंट है जो पहले 3 सालों तक हम लोग जमा कराते रहे, और फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी ये है जो अगले 2 सालों तक हम जमा कराते रहे, ठीक है जी। यहाँ पे टाइम है 3 ईयर्स, यहाँ पे टाइम है 2 ईयर्स। यहाँ पे जो रेट है दैट इज 7% और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है 1 की, और जो दूसरी हम लोग करते रहे वहां पे रेट है जनाब 5% और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है 1 की, ठीक हो गया। तो उसने ये कहा है कि एंड ₹500,000 इज रिसीव एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। यहाँ पे जो आपको पैसे मिले हैं वो 5 लाख रुपए मिले हैं। तो एक चीज तो समझ आ रही है कि दिस कैन बी सेड टू बी द एन्युटी नंबर 1 एंड दिस इज योर एन्युटी नंबर 2 जो कि लास्ट 2 ईयर्स में हुई है, जो कि लास्ट 2 ईयर्स में ये एन्युटी नंबर 2 है, और हमें एंड में 5 लाख रुपए मिले। इसका मतलब ये है कि एन्युटी 1 और एन्युटी 2 इन दोनों के पैसे ऐड करें तो हमारे पास 5 लाख रुपए आते हैं। एन्युटी 2 की फ्यूचर वैल्यू यानी कि एन्युटी 2 की फ्यूचर वैल्यू और एन्युटी 1 की फ्यूचर वैल्यू, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 5 लाख रुपए आते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, एन्युटी 1 और एन्युटी 2 की फ्यूचर वैल्यू, अगर हम एन्युटी 2 की फ्यूचर वैल्यू की बात करें तो वो हमें नहीं पता क्योंकि हमें x नहीं पता कि कितना है, लेकिन एन्युटी 1 की फ्यूचर वैल्यू हमें पता है। देखिए एन्युटी 1 की फ्यूचर वैल्यू अगर हम लोग इसके s से फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास आएगी इस डेट की, एट द एंड ऑफ लास्ट पीरियड की। ये एन्युटी 3 साल तक चली है, तीसरे साल के एंड पे इस एन्युटी की जो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला जो हम लगाएंगे, जो कि फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, एन्युटी s इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू 1 प्लस R रेज़ टू पावर t माइनस 1 ओवर R। ये वाला रेट जब फार्मूला जब हम लगाएंगे तो हमारे पास उसकी फ्यूचर वैल्यू आएगी इस डेट के ऊपर, लेकिन हमें तो फ्यूचर वैल्यू इसकी चाहिए 2 साल बाद। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि पहली एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले से, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 सालों पे मजीद कंपाउंड करेंगे, यानी कि 1 प्लस R रेज़ टू पावर t से उसको मजीद मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस तरीके से हमारी फ्यूचर वैल्यू बनेगी। तो इसकी जो पहली एन्युटी है इसकी फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला होगा कैपिटल R विच इज 100,000 इंटू 1 प्लस व्हाट इज द रेट, पहले वाले का जो रेट है जो आपको पड़ रहा है डेट इज 7%, 0.07 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.07। तो ये आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ गई है उस चीज की एट द एंड ऑफ पहली एन्युटी की, एट द एंड ऑफ द लास्ट पीरियड ऑफ एन्युटी जो कि तीसरे साल के एंड पे। इस अमाउंट को हमें मजीद कंपाउंड करना होगा 2 साल तक, और मजीद कंपाउंड करने के लिए हम इसको कंपाउंडिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि उस वक्त एप्लीकेबल है। तो इस वक्त जो हमारे पास कंपाउंडिंग फैक्टर एप्लीकेबल है दैट इज 0.05, और ये जो टाइम है ये 2 साल है। तो जनाब अब हमारे पास आई है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 1, इसमें हम ऐड करेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 2। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 2 का फार्मूला, उसमें कैपिटल R तो हमें पता ही नहीं कितना है, लेकिन बाकी चीजें हमें पता है, 1 प्लस 0.05 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05। तो जनाब ये जो कैलकुलेशन है ये करने के बाद हमारा इन दोनों का आंसर जो है ये 500,000 के इक्वल होता है। ये इक्वेशन है, इक्वेशन लंबी है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना वो फोकस दरकार है। उसने हमें कहा है कि इन दोनों एन्युटीज से एंड पे उसको 5वें साल के एंड पे 5 लाख रुपए मिले हैं। 1 लाख रुपए 3 साल तक जमा कराए हैं, वो पैसे तीसरे साल के एंड तक जाके उसकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, उसको हम लोग मजीद 2 सालों पे कंपाउंड करेंगे। तो ये वो फैक्टर है जिसपे हम उसको 2 सालों पे कंपाउंड कर रहे हैं, एंड दिस इज द फैक्टर फॉर द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 2। अब अगर आप इस पूरी की पूरी इक्वेशन में देखें तो आपको सिर्फ एक चीज अननोन मिलेगी जो कि है ये वाला x। तो यही तो हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसे रिड्यूस करेंगे तो आई एम श्योर कि ये चीज आप लोगों के लिए वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगी, x आपके पास बहुत आराम से निकल आएगा। चले ऐसे कहते हैं
इन कैलकुलेशंस को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाली कैलकुलेशन को करता हूँ जो कि इस वक्त मैंने येलो हाईलाइट की हुई है, तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 100,000 इंटू 1.07 रेज टू पावर 3 राइट एरो माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डाउन एरो 0.07। फिर इसके बाद मैं इसको करना क्या चाहता हूँ, इसको मैं मजीद एक दफ़ा मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 1.05 रेज टू पावर 2 के साथ। तो हमारे पास ये फैक्टर निकलेगा 3,54,442, ये सारा का सारा 3,54,442 प्लस एक्स। अब हम ये वाला सारा फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। ये वाला सारा फैक्टर ये कहता है कि जनाब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1.05 रेज टू पावर 2 राइट एरो माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 0.05, तो आपके पास आंसर आता है 2.05। तो 2.05 इज इक्वल टू 500,000। अब 2.05x इज इक्वल टू 5 लाख, इसमें से माइनस करेंगे 3,54,442, तो मेरे पास ये जो बनेगा ये बनेगा जी 5 लाख माइनस 500,000 माइनस 3,54,442 इज इक्वल टू 14,558 डिवाइडेड बाय 2.05। तो ये वो अमाउंट है दैट इज द पीरियोडिक पेमेंट जो कि इनको जमा करानी होगी, डिवाइडेड बाय 2.05। जो पीरियोडिक पेमेंट इनको जमा करानी चाहिए वो है जी 71,000, अप्रोक्सीमेटली 71,000 71,003 है। आंसर्स में देखते हैं 71,003 ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन जो कि यहाँ पे लगी हुई है। सो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, लंबा सवाल है, गौर से देखने समझने से आई एम श्योर कि आपको ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। 2.56 की तरफ चलते हैं। XYZ and the company has developed a new product which would earn a revenue of rupees 80 million during the first year. Therefore, the revenue would decline by 20% each year. The company would be able to earn the revenue of rupees इतने million over the life of the product. गौर से जरा देखें, सीक्वेंस एंड सीरीज का एक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और ये है ही सवाल एक्चुअली सीक्वेंस एंड सीरीज का। उसने कहा है कि एक कंपनी जो पहले साल जो रेवेन्यू कमाएगी दैट इज 80 मिलियन, दूसरे साल इसका रेवेन्यू 20% से डिक्रीज हो जाएगा। तो 80 मिलियन को अगर 20% से डिक्रीज करना हो तो एक्चुअली हम उसे 80% से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो 64 हो जाएगा दूसरे साल में। यानी कि हर साल उसका जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन कर रहा है 20% से। अब जो 64 मिलियन है उसको फिर मजीद 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उससे अगले साल की वैल्यू आ जाएगी विच इज 51.2। तो हर साल का रेवेन्यू डिक्रीज होता चला जा रहा है। गौर से देखिए कॉमन रेशो जो है इनके दरमियान में वो है 0.8 की, कि हर साल 20% डिक्रीज हो जाता है, तो हर नई टर्म पीछे वाली टर्म को 0.8 से मल्टीप्लाई करने से आती है। ये मुझे कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला कि जब मैंने इस सीक्वेंस को गौर से देखा। देखें सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सीक्वेंस को डिजाइन कर लें कि सीक्वेंस है क्या। जब आप सीक्वेंस डिजाइन कर लेंगे, पहली 3 आइटम्स उसकी ले आएंगे, फिर उसके बाद आपके लिए चीजें और कैलकुलेशन आसान होंगी। तो अगर मैं कहूँ कि सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू, तो सेकंड वैल्यू है जी 64 की डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू 80 की, तो मेरे पास आंसर आता है 0.8। तो 0.8 इसकी कॉमन रेशो है, ये 1 से छोटी है। आपको याद है इस तरह के कॉमन रेशो वाली सीक्वेंसेस जो होते हैं ये रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होते हैं, यानी कि इसमें अल्टीमेटली आंसर जो है वो इसकी इन्फिनिट अमाउंट्स का सम फाइंड आउट किया जा सकता है। तो जो ये सवाल है द कंपनी वुड बी एबल टू अर्न द रेवेन्यू ऑफ रुपीज दिस मिलियन ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, तो हम एक्चुअली इसका सम टू इन्फिनिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। सम टू इन्फिनिटी जो होता है फर्स्ट टर्म बराबर 1 माइनस आर के इक्वल होता है। फर्स्ट टर्म इज 80, 1 माइनस व्हाट इज आर 0.8, तो हम लोग 80 डिवाइडेड बाय 0.2 कर रहे हैं, तो 80 डिवाइडेड बाय 0.2, तो हम इस प्रोजेक्ट से टोटल 400 मिलियन कमा सकते हैं, रुपीज 400 मिलियन ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। ये एक सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है विच इज रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, जिसको हम लोग कहते हैं जिसका सम टू इन्फिनिटी पॉसिबल होता है। तो हमने ओवर द लाइफ टाइम इसका टोटल जो प्रोडक्ट से हम जो बेनिफिट हासिल कर सकते हैं वो लिख लिया है। 2.57 की तरफ चलते हैं। इंटरेस्ट रेट इज 9% कंपाउंड मंथली
द वैल्यू ऑफ द परपेचुटी फॉर 3000 पर मंथ वुड बी, हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी फाइंड आउट करनी है विच इज कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर डिवाइडेड बाय एन। कैपिटल आर इज 3000, स्मॉल आर जो है डेट इज 0.09 और एन जो है वो 12 है क्योंकि कंपाउंड मंथली है। सो योर आंसर वुड बी 3000 divided by 0.09 divided by 12 which is equal to 400,000। ठीक है जी, 4 लाख रुपए इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी। जब हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, ज़हन में रखिएगा कि आई कैप ने बताया हुआ है कि अगर आप कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स में अमाउंट टाइप करते हैं तो आपने कॉमास नहीं लिखने हैं, आपने डेसिमल्स के पॉइंट्स को राउंड करके लिखना है। तो अगर तो आपके पास ये क्वेश्चन में ये वाली फील्ड जो है वो टाइप इन करके आई हुई तो फिर आपने टाइप इन करके इसका आंसर लिखना है और उसमें कॉमा और डेसिमल्स नहीं लिखने। 2.58 की तरफ चलते हैं जी। नासिर हैज टेकन ₹900,000 फ्रॉम हिज ऑफिस, ये लोन लिया है उसने, लोन नॉर्मली प्रिंसिपल अमाउंट होती है विच इज द प्रेजेंट वैल्यू, फ्रॉम हिज ऑफिस हैज 13.5% सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जनाब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सिंपल इंटरेस्ट है, रेट है हमारा 13.5% फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years and 5 months। द प्रिंसिपल अमाउंट वाज पेड एट द एक्सपायरी ऑफ लोन पीरियड, यानी कि 5 साल 5 महीनों के बाद इन्होंने पेमेंट वापस कर दी है। जब वो पेमेंट वापस कर रहे थे तो उन्होंने 5,95,000 रुपए का इंटरेस्ट सारा का सारा ड्यूरिंग द पीरियड पे किया है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने पैसे जो वापस किए हैं, एक तो उन्होंने 5,95,000 का इंटरेस्ट वापस किया, दूसरा उन्होंने 9 लाख रुपए का प्रिंसिपल भी वापस किया होगा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक्चुअली 14,95,000 रुपए जो है वो वापस किए हैं। दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस लोन। तो प्रेजेंट वैल्यू दी गई है, फ्यूचर वैल्यू दी गई है, ठीक है जी। टाइम दिया हुआ है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, उसने ये पूछा है, उसने बताया है कि बताएं कि उसने इतना ही इंटरेस्ट पे किया होगा। ठीक है, चलें हम लोगों ने ये चीज चेक करनी है कि अगर उसने इतना इंटरेस्ट पे किया होगा तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट का फार्मूला होता है इक्वल टू PRT। प्रिंसिपल अमाउंट इज 900,000, रेट इज 0.135, 13.5% सिंपल इंटरेस्ट है और टाइम जो है वो 5 years 5 months है। इसको अगर हम 5.5 years लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ईयर्स मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करने का तरीका ही होता है कि हम मंथ्स को डिवाइड करते हैं 12 के साथ। तो दिस इज 5 year प्लस 5/12। तो अगर 5/12 हम करेंगे तो दिस इज द आंसर एंड द आंसर इज 0.416, 0.4167। तो एक्चुअली जो यहाँ पे मैंने टाइम लिखना है डेट इज 5.4167। मैंने इस चीज को यहाँ पे लिखना है, तो मैं जब इसे कैलकुलेट करूंगा तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि क्या वाकई ही उसने इतना ही इंटरेस्ट पे किया। 900,000 मल्टीप्लाई बाई 0.135 मल्टीप्लाई बाई 5.4167, तो 6,58,129 रुपए का उसने लोन पे किया है। तो इसका मतलब यह है कि जो 5,95,000 कह रहा है, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये बात ठीक नहीं है कि उसने टोटल इंटरेस्ट 5,95,000 का दिया है। असल में जो उसने इंटरेस्ट दिया है डेट इज 658,129। 2.59 है जी। कंपनी मेक्स एंड सेल्स टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। ओके, ये हमारे पास चैप्टर नंबर जो 4 है लीनियर ऑप्टिमाइजेशन, उसका सवाल यहाँ पे आ गया। चले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज ₹250, यानी कि एक यूनिट को बनाने के लिए जो हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है वो 250 मिलता है फॉर एक्स एंड 375 फॉर वाई। इन दोनों प्रोडक्ट को बनाने का और सेल करने का जो है ना, उन्होंने हमें इंडिविजुअल प्रॉफिट बता दिया है। ड्यू टू वेरियस कॉन्स्टेंट्स द कंपनी कैन नॉट मेक मोर देन 750 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 500 यूनिट्स ऑफ वाई इन ए मंथ। पहली जो लिमिटेशन हमारे ऊपर लगी है वो ये लगी है कि जनाब ये जो कंपनी है ये एक खास अमाउंट से ज्यादा एक्स भी नहीं बना सकती और खास अमाउंट से ज्यादा वाई भी नहीं बना सकती। तो ये हमारी पहली लिमिटेशन है जो हमारे ऊपर लग गई है कि जनाब x should be less than or equal to 750 and y should be less than or equal to 500 units. If x represent number of units produced x and y represent the number of units produced y and c represent the contribution, the relationship which represent the maximum contribution would be okay। इसने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने के लिए कहा है तो वो तो हम बस इन दोनों चीजों से बना लेंगे। अगर हम x यूनिट्स बनाते हैं तो हमें 250 मल्टीप्लाई बाई x जो है वो प्रॉफिट बचता है, और अगर हम y यूनिट्स बनाते हैं तो हमें 750 मल्टीप्लाई बाई y ये हमें इससे प्रॉफिट बचता है। सो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी c इज इक्वल टू 250x प्लस 750y, नॉट 750y, दैट इज 375। ओके, 375y। तो उसका सवाल ये है कि क्या ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है।
जी बिल्कुल, ये फंक्शन मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन को प्रेजेंट करता है, ये ट्रू आंसर है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 260 की तरफ चलते हैं। दिस इज जस्ट लाइक क्वेश्चन 2.28। तो आई होप कि आपने वो प्रैक्टिस क्वेश्चन किया होगा, तो ये सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। थैंक यू।